वेलकम टू कोड विद चेरी। आज की वीडियो में हम ASP.NET कोर वेब एपीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं कि किसी भी एपीआई के थ्रू सिंगल रिसोर्स या सिंगल ऑब्जेक्ट फैच करना और नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल करना और अपने कंट्रोलर्स को क्लीन रखते हुए काम करना बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन स्टाइल में। सबसे पहले हम अपना आई स्कूल सर्विस अपडेट करते हैं और इस पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं जिसके थ्रू हम सिंगल रिसोर्स या सिंगल ऑब्जेक्ट गेट कर सकेंगे स्कूल की। अब देखिए, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हम अभी देते हैं, लेकिन हम जो स्कूल गेट कर रहे हैं वो एक आईडी के थ्रू गेट करेंगे। तो इट मीन्स पैरामीटर में एक आईडी आएगी और उस आईडी की बेस पे हम डेटाबेस से फैच करके निकालेंगे। नाउ, अब अगर आपको याद हो तो हमने जो मॉडल बनाया था अपना स्कूल, तो उसमें जो आईडी की टाइप रखी थी वो देखिए, वो हमने रखी थी गुइड। तो सिमिलरली हमने गुइड का कंपैरिजन गुइड से ही कराना है, तो हम यहाँ गुइड पैरामीटर बना लेते हैं स्कूल आईडी। नाउ इसको इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। सर्विस प्रोजेक्ट में आए, स्कूल सर्विस में आए और यहाँ इसको इम्प्लीमेंटेशन दे दीजिए। अच्छा, ये मेथड्स मेरे ओपन ओपन में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एमओ प्रेस करूँगा तो ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लीजिए इस इंटरफेस को। तो ये मेथड आ गया और इसमें अब हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिख लेते हैं। देखिए, हमें ना डेटाबेस से गेट करना है आईडी की बेस पे स्कूल का सिंगल ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ समझिए, मैं जब भी आईडी की बेस पे फ़िल्टर करूँगा ना तो मेरा डेटा कभी भी सेम नहीं होगा, यानी किसी भी रॉ में आईडी स्कूल आईडी जो है वो कभी भी सेम नहीं होगी। राइट, तो मैं जब भी फ़िल्टर करूँगा किसी आईडी की बेस पे तो मुझे हमेशा सिंगल रॉ ही मिलेगी। इट मीन्स C# की लैंग्वेज में वो मुझे हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये कर लेते हैं और गेट करने के लिए हमने हमारे रिपोजिटरीज़ में, जेनेरिक रिपोजिटरीज़ में जो मेथड बनाए थे, हम उसमें से एक का यूज़ करेंगे और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सहारा लेंगे किसका, अपने यूनिट ऑफ वर्क का। यानी यूनिट ऑफ वर्क से हम पहुँचेंगे स्कूल रिपोजिटरी और स्कूल रिपोजिटरी से पहुँचेंगे हम उस जेनेरिक रिपोजिटरीज़ के उन मेथड तक। तो जब हम स्कूल रिपोजिटरी से एक्सेस करेंगे वो जेनेरिक मेथड, तो वो बेसिकली स्कूल टेबल के लिए ही काम करेंगे, यही तो जेनेरिक है। तो गेट कर लेते हैं। यहाँ से निकलेगी स्कूल रिपोजिटरी और वहाँ से निकलेगा हमारा मेथड जो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये गेट बाय कंडीशन। और देखें, ये मुझसे पैरामीटर में ले रहा है एक्सप्रेशन ऑफ फंक डेलीगेट, तो मैं इसमें सिर्फ डेलीगेट बना लेता हूँ, यानी डेलीगेट की बेस पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन बनाऊंगा। इस डेलीगेट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन के इसके पैरामीटर पे आ जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन दे देता हूँ। जब मैं एक्स बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप स्कूल हो जाएगी। देखिए, स्कूल हो गया। अब मुझे स्कूल की जो आईडी है उसका फ़िल्टर करना है इस आईडी की बेस पे जो पैरामीटर पे मैं भेजूँगा। कर लेते हैं। और इसकी टाइप देख लीजिए, हो गई है स्कूल ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए, मैंने यहाँ एक इफ़ का केस लिखा है कि अगर लेट सपोज किसी ने यहाँ पर गुड रॉन्ग पास कर दिया, यानी ऐसा गुड पास कर दिया कि जिसकी बेस पे डेटाबेस में आईडी नहीं है, तो इट मीन्स स्कूल का ऑब्जेक्ट नल आएगा। तो अगर वो नल है तो क्या होना चाहिए, तो देखें यहाँ जो काम होगा ना वो अभी हम थोड़ी देर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ एक कमेंट लिख देते हैं, अभी ज़रा सी देर में इस इसका हम काम करते हैं। मेन वाला हम आगे काम करते हैं कि अगर ये केस नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, हम वो काम कर लेते हैं। तो इट मीन्स देखें, अगर मेरा ये इफ़ नहीं चला, ये ना चला, तो इट मीन्स मेरे पास जो स्कूल का ऑब्जेक्ट आया वो बिल्कुल वैलिड आया। लेकिन ये अगर मैं होवर करूँगा तो देखिए इसकी टाइप है मेरे पास स्कूल, लेकिन जो मेरा मेथड है ना वो रिटर्न करता है मुझे स्कूल DTO। तो आपको याद होगा कि हमने एक एक्सटेंशन मेथड बनाया था कि जो इस टाइप को कन्वर्ट कर देता है DTO टाइम है, तो हम उसी मेथड का यूज़ कर लेते हैं। वेरिएबल बना लेते हैं और हम अपने स्कूल ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं और इसी से हम अपना वो एक्सटेंशन मेथड गेट कर लेते हैं एज स्कूल DTO। तो देखिए, ये मुझे स्कूल DTO रिटर्न कर देगा और मैं इसको एज इट इज़ रिटर्न कर लूँगा। नाउ अब हम स्कूल कंट्रोलर पे आते हैं और इस मेथड के लिए API बना लेते हैं जो इस मेथड को कॉल करेगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आए, कंट्रोलर्स में स्कूल कंट्रोलर में आ जाइए और यहाँ एक नई API बना लेते हैं गेट टाइप की। नाउ अब जो हमने वो मेथड बनाया था सर्विस के अंदर, अब हम उसको कॉल करा लेते हैं। उसका वे भी यही है कि इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सर्विस वर्कर गेट ऑल स्कूल नहीं है, अब गेट स्कूल बाय आईडी है। ये हमसे पैरामीटर ले रहा है स्कूल आईडी, उसको पास कर दें। राइट, सेकेंडली ये मेथड होगा HTTP गेट टाइप का।
अब ना एक चीज़ समझिए, देखिए ये जो स्कूल आईडी है ना, इसको मैं 2-3 तरीके से पास करा सकता हूँ। यानी अगर मैं इसको पास करा रहा हूँ तो मैं इसको एज़ क्वेरी स्ट्रिंग भी पास करा सकता हूँ, मैं इसको एज़ राउट वैल्यू भी पास करा सकता हूँ, राइट? यानी बहुत सारे मीडियम है जिसके थ्रू मैं इस पैरामीटर तक वैल्यू पहुँचा सकता हूँ। लेकिन जो पैरामीटर या जो मीडियम मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली है राउट। यानी मुझे क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू इसमें डाटा पास नहीं कराना, मुझे एक्सप्लिसिटली एज राउट इसके इस वेरिएबल में डाटा पास कराना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है गेट को, ये जो आईडी है स्कूल आईडी, इसको कॉपी कर लें। HTTP गेट का यहाँ पर कंस्ट्रक्टर खोल लीजिए और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट देंगे और ये जो वेरिएबल आपने यहाँ से कॉपी किया था इसको एज इट इज़ इस कर्ली ब्रैकेट में आप पास करेंगे। तो देखिए इससे इसको समझ आ जाएगा कि इट मीन्स अब ये एक रूट का पाथ है। यानी अब आपने एज अ रूट, कैसे देते हैं रूट वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन अब आपने इसको एज रूट पास करना है ये आईडी। यानी यहाँ वैल्यू पास करेंगे, रूट में वैल्यू पास होगी यहाँ और वो वैल्यू इस वेरिएबल पे आ जाएगी, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है कि वो गुड हो, तो आप इस पर चाहें तो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को जब आप एज रूट बनाते हैं यहाँ, तो उस पर कंस्ट्रेंट लगाने का तरीका ये होता है कि आपने उस आईडी के बाद और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक कॉलम देना है। जब आप कॉलम देते हैं ना तो हमारे पास ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट खुल जाते हैं। जब आप ये कॉलम देते हैं तो हमारे पास सारे कंस्ट्रेंट खुल जाते हैं। तो देखिए ये सारे इसके बिल्ट इन कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हम चाहें तो हम अपने खुद की कस्टम कंस्ट्रेंट भी बना सकते हैं। कि लेट सपोज ऐसा हो सकता है ना कि कोई ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमारी रिक्वायर्ड पूरी ना कर रहे हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स में जो कंस्ट्रेंट है हो सकता है इन बिल्ट इन कंस्ट्रेंट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके लिए हम अपने कस्टम कंस्ट्रेंट भी बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरा स्कूल आईडी है ना, इसका कंस्ट्रेंट ये है कि इसमें रूट में जो भी क्लाइंट इसमें वैल्यू पास करेगा तो वो गुड होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी टाइप होनी नहीं चाहिए। तो मैं बता देता हूँ गुड, तो देखिए ये हमारे पास बिल्ट इन ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे, ये हमारे लिए सफिशेंट है। ब्रेक पॉइंट लगाने यहाँ भी और इस मेथड में भी, तो आइए गो टू इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाने। प्रोजेक्ट रन कर लें और पोस्टमैन से API कॉल करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया, इस URL को कॉपी करते हैं और पोस्टमैन पे आ जाइए। देखिए गेट टाइप है, URL पेस्ट करना है आपने और फिर आपने अपने कंट्रोलर का नाम पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने यार रूट यही बताया हुआ है इस तरह से। तो पहले API उठा लेते हैं क्योंकि ये भी रूट का पार्ट है। पेस्ट कर दें स्लैश, उसके बाद आपने कंट्रोलर का नाम देना है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद देखिए फिर स्लैश है, फिर आपने एक्शन का नाम देना है। तो कौन सा एक्शन मेथड है जो हमने कॉल कराना है, ये पेस्ट कर दें। अब देखें इस स्कूल आईडी को ना बहुत सारे मीडियम के थ्रू पास किया जा सकता था। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ, लेट से स्कूल आईडी टाइप कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसकी। अब नोट करेंगे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया और उसके आगे वेरिएबल आ गया और जो भी मैं यहाँ वैल्यू पास करूँगा वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, समझिए ये है क्वेरी स्ट्रिंग। मैंने उसको बताया है कि मैं उसको एज क्वेरी स्ट्रिंग नहीं दूंगा, मैं उसको एज रूट दूंगा वैल्यू। तो इट मीन्स मैं ये हटा लेता हूँ, मुझे क्वेरी स्ट्रिंग नहीं देना। तो एज रूट वैल्यू देने के लिए आपने फिर स्लैश मेंशन करना है, सही है। और इस वेरिएबल में अब आपने जब रूट दिया ना, अब जब आप वैल्यू देंगे ना तो वो यहाँ पर आएगी और इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। तो अब मुझे वैल्यू देनी है। तो देखें अब ना मुझे डेटाबेस से गेट करना है। मेरे पास लेट सपोज 2 या 3 स्कूल्स होंगे, तो मुझे उस स्पेसिफिक आईडी की बेस पे स्पेसिफिक रॉ गेट करनी है। जो भी स्पेसिफिक स्कूल की आईडी है वो स्कूल गेट करना है। तो उसका सही तरीका है आप डेटाबेस में आ जाइए। अब इनमें से कोई सी भी एक हम आईडी कॉपी कर लें और उसको हम एज रूट वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर ली, पोस्टमैन में आ जाए और यहाँ इसको एस पेस्ट कर दें। तो देखिए स्लैश का मतलब होता है रूट वैल्यू। अब ये एक रूट बन गया है, राइट। लेकिन मैंने रूट पे वेरिएबल का नाम नहीं देना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट मेंशन किया। इसका मतलब ये है कि अब इस रूट पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम नहीं आएगा। अगर मैं ये हटा दूँ ना कर्ली ब्रैकेट्स, तो फिर इसका मतलब है एज इट इज़ स्कूल का नाम है, वो रूट का पार्ट है। लेकिन मेरा ये रूट का पार्ट इस तरह से है कि इस पर मैंने वैल्यू देनी है, ये नाम नहीं देना। ये पोस्टमैन पे आइए और सेंड कर लीजिए रिक्वेस्ट। देखिए मेरी API हिट हो गई और देखिए स्कूल आईडी पे मेरे पास वैल्यू पहुंच गई, मेरा गुड यहाँ आ गया। एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाना है और कंटिन्यू करना है। स्टेप ओवर स्टेप ओवर कर लें, स्टेप ओवर कर लें। तो देखिए मेरे पास स्कूल का ऑब्जेक्ट आ गया और डेटाबेस से डेटा गेट हो गया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल था जिसकी आईडी थी ये, तो ये मेरे पास आ गया। मेरे पास नल नहीं है ये अभी, तो मैं इसको एज ड्यूटी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। ये कन्वर्ट हो गया, राइट। और कंटिन्यू कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। तो देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो गया ये। तो याद रखिए रूट पे स्कूल आईडी पे जो हमने ये रूट बनाया है उस पर वैल्यू देनी है। तो उसके लिए डेटाबेस में हमने टेबल वगैरह सेलेक्ट किया, उस सेलेक्ट टेबल, जाहिर है देखिए गुड की वैल्यू याद नहीं होती,
तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ से ही कॉपी करना था और उसको स्पेस करना था कि एक्चुअल सही आ जाए। और मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है, देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स बने, कलेक्शन या एरे नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इसको हम आईडी को हम एज रूट वैल्यू पास कर रहे हैं, एज क्वेरी स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। नाउ एक और सिनेरियो, लेट सपोज कि मैं एक वैलिड गुड भेजता तो हूँ, लेकिन ऐसी गुड आईडी है कि जिसकी बेस पर डेटाबेस में डेटा ही मौजूद नहीं है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। देखिए मैं ना रूट से आईडी कॉपी करता हूँ, कॉपी डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ फ़िल्टर लगा देता हूँ स्कूल आईडी से, एयर स्कूल आईडी इक्वल्स। तो देखिए मैंने स्कूल आईडी का फ़िल्टर लगा दिया और अब मैं रन करता हूँ। अब जाहिर है ये एक वैलिड गुड है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के लिए, तो ये मेरे पास ये रॉ पूरी आ जाएगी, ये फ़िल्टर हो गया, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस कि अगर मैं लेट सपोज ये आखिर में 4 है ना, इसको कर देता हूँ मैं 3, तो देखिए ऐसा कोई स्कूल नहीं है मेरे पास कि जिसकी लास्ट में कोई की आईडी हुई है। तो आप नोट करेंगे मेरे पास कोई भी उठ के नहीं आया। तो अगर यही केस मैं पोस्टमैन से हैंडल करूँ तो फिर क्या होगा, राइट। तो देखें उस केस में ना हमने क्या करा है, तो जाहिर है आप नोट कीजिएगा, जब मैं रॉन्ग बिट पास करूँगा तो मेरे पास स्कूल का ऑब्जेक्ट नल आएगा। तो यहाँ नल के केस में ना मुझे मेरी एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट में हम अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और जब हम वो बना लेंगे तो हम इसको यहाँ अपनी इस सर्विस लेयर में थ्रो करा देंगे। तो स्टॉप कर लीजिए प्रोजेक्ट। नाउ शेयर प्रोजेक्ट ओपन करें और उसमें एक फोल्डर बना लें जिसका नाम रखें एक्सेप्शंस। और अब इस फोल्डर में हम अपनी पहली एक्सेप्शन बनाएंगे। देखिए एक्सेप्शन और कुछ नहीं है, वो भी जो सी शार्प क्लासेज ही हैं। तो हम बना लेते हैं अपनी पहली एक्सेप्शन क्लास, क्लास का नाम होगा नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब देखें एक क्लास एक्सेप्शन क्लास कब बनती है, देखें अभी ये जैसे एक नॉर्मल क्लास है, ये एक एक्सेप्शन क्लास नहीं है। खाली नाम में एक्सेप्शन आने से कोई भी क्लास एक्सेप्शन क्लास नहीं बन जाती। तो उसका तरीका ये है, और बाय द वे ये सी शार्प का फीचर है, ये एस पी डॉट नेट कोर का फीचर नहीं है, ये एक नॉर्मल सी शार्प का फीचर है जिसको हम अपने एस पी डॉट नेट कोर में यूज़ करना है। तो एक अगर एक क्लास में एक्सेप्शन क्लास बनना है तो उसने क्या करना है, उसने एक्सेप्शन इनहेरिट होना है एक्सेप्शन से, राइट। लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे। देखें ये तो जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं ना सी शार्प डॉट नेट के इकोसिस्टम में, बहुत सारी एक्सेप्शन है, पता नहीं कितनी होंगी एक्सेप्शन क्लासेस, कितनी टाइप्स हैं उनकी। पर वो जितनी भी टाइप्स है ना, ये टाइप उन सबकी पेरेंट है। पर ये जो टाइप है ना एक्सेप्शन, ये फर्दर क्लासीफाइड होती है दो टाइप्स में, एक होती है एप्लीकेशन एक्सेप्शन और एक होती है सिस्टम एक्सेप्शन। देखें जो मैं अपनी एक्सेप्शन थ्रो कराऊंगा ना, मैं उन सबको एप्लीकेशन एक्सेप्शन से इनहेरिट करूंगा। और जो ऑटोमेटिक सिस्टम खुद भी एक्सेप्शन थ्रो करता है ना, उसको मैं कहूँ वो होती है हमारी सिस्टम एक्सेप्शन, राइट। तो मैं इसको एप्लीकेशन एक्सेप्शन से इनहेरिट कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन एक्सेप्शन में हूँ तो आप नोट करेंगे कि ये खुद भी एक्सेप्शन है। गो टू डेफिनेशन कर लें तो आप नोट करेंगे ये इनहेरिट हुई हुई एक्सेप्शन के, यानी ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन एक्सेप्शन की ही चाइल्ड है, देखिए, राइट। तो हम इस एप्लीकेशन एक्सेप्शन का यूज़ कर लेते हैं। नाउ अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। क्यों समझिएगा, देखें जब भी मैं एक्सेप्शन पास करूँगा ना तो मुझे उसके एक्सेप्शन के पैरामीटर में, क्लास के पैरामीटर में, कंस्ट्रक्टर में अपनी मर्जी का कुछ एक कस्टम मैसेज देना है। तो वो मैं बना लेता हूँ यहाँ एक्सेप्शन मैसेज। लेकिन देखिए इतना एक्सेप्शन मैसेज होने से ना मुझे ये मैसेज गेट नहीं होगा। यानी मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सेप्शन यहाँ तक लेना है और फिर यहाँ से इसके पेरेंट तक पहुँचा देना है। तो पेरेंट पे पहुँचाने का तरीका क्या है कि आप आएँ इसको इनहेरिट कर लें और बेस एक्सेप्शन, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बेस होता है। और अगर यहीं पर ही कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर होता और इस कंस्ट्रक्टर से उस दूसरे कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना होता सेम क्लास के, तो वो दिस होता। सेम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए दिस का कीवर्ड होता है, और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को या बेस क्लास की किसी भी चीज़ को गाइड करने के लिए आपको बेस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने खाली बेस लिख के जब ब्रैकेट किया तो वो समझ गया हमारा प्रोग्राम इतना स्मार्ट है कि मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, किसी मेथड की बात नहीं कर रहा, इस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो बना लेते हैं और इसको थ्रो कर लेते हैं, कॉपी कर लें, स्कूल सर्विस में आ जाए और यहाँ अब हमने कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करनी है। तो वार और यहाँ मैं आप अपना एक ऐसे ही मैसेज दे देता हूँ, आपको जो मैसेज ठीक लगे आप अपने हिसाब से दीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ। ये मैंने मेरे इस कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको हम थ्रो कर लेते हैं। देखिए जब हमने कस्टम एक्सेप्शन कहीं मतलब एग्जीक्यूट करनी होती है अपनी कोई एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन, तो हम उसको रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं करते, हम जब उसको थ्रो करते हैं तो हम थ्रो कर लेते हैं। अब ये यहाँ से थ्रो हो जाएगी। लेकिन देखिए जब यही करना है ना तो आप एक काम करें, आप इसको और छोटा कर लें, यानी ये एड्रेस कॉपी कर लें और बस थ्रो को यही दे दें और इसको भी हटा दें, सिंपल इज दैट। नाउ अब इसको टेस्ट कर लें।
रन कर लीजिए और पोस्टमैन पे आ जाइए। ओके, नाउ पोस्टमैन पे आ गए। अब ये देखिए, ये तो एक वैलिड आईडी थी ना, अब मैं एक इसको इनवैलिड कर देता हूँ, यानी लास्ट में 4 को मैं 3 कर देता हूँ बस। तो अब इट मीन्स अब ये जो गुइड है ये एक ऐसी आईडी है कि जिसकी बेस पे मेरे पास डेटाबेस में कोई रॉ है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं। राइट, स्टैंड कर लेना, कंटिन्यू करना। अच्छा, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाएं और कंटिन्यू कर लेना। तो देखिए मेरा नल आया, तो इट मीन्स मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होने लगी। ज़ाहिर है स्कूल नल हो गया। तो अब मेरी कस्टम एक्सेप्शन थ्रो होगी, सो थ्रो कर लेते हैं। एरर आ गया। और जब कोई भी हमारे सिस्टम में एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हमारा वो आई एक्सेप्शन हैंडलर वाली जो हमने क्लास बनाई थी, जो तमाम एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, वो चल जाएगी। देखिए मेरी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर एग्जीक्यूट हो गई और मेरे पास यहाँ मेरे एक्सेप्शन पे वो मैसेज आ गया जो मैंने वहाँ दिया था, स्कूल आई डी डजंट एग्जिस्ट इन डेटाबेस। नाउ इसको कंटिन्यू कर लें। इंटरनल सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो एक चीज़ नोट करी आपने, मैंने मेरी कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कराई, उसके बावजूद भी, यानी फिर भी हमारे एक्सेप्शन हैंडलर ने कस्टम एक्सेप्शन पर भी सेम ही रिस्पॉन्स रिटर्न किया, जो कि सही नहीं है। यानी आप समझिएगा, यहाँ जिस तरह कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड ऐसा है कि किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आ जाए इसका रिस्पॉन्स हर दफ़ा सेम है, तो ये सही नहीं है। तो अब हमने अपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को मॉडिफाई करना है और उसमें पैटर्न मैचिंग इंप्लीमेंट करना है और अपनी रिक्वायर्ड एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मैसेज शो कराना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं ना। अब आप नोट करें, देखें मैंने ना ये 2 वेरिएबल्स बनाए, प्रोजेक्ट स्टॉप कर लें, और ये 2 वेरिएबल्स बनाए, एक्सेप्शन मैसेज और एक्सेप्शन स्टेटस कोड। देखें स्टेटस कोड क्यों बनाए, देखें अभी क्या हुआ, अगर मैं दोबारा पोस्टमैन पे आऊँ तो मैंने मेरी कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कराई नॉट फाउंड, उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ देखिए जो मेरे पास सिस्टम से स्टेटस कोड मुझे मिला वो है 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्यों? क्योंकि मैंने यही यहाँ थ्रो कराया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, समझिएगा। नॉट फाउंड अगर मैं लिखूँ ना तो नॉट फाउंड के अगेंस्ट होता है हमारे पास 404 स्टेटस कोड। तो इसलिए मैं अब इसको सब चीज़ों को डायनेमिक कर रहा हूँ इन वेरिएबल्स को यूज़ करके। तो अब हम अपने इस लॉगर वर्कर को ऊपर ले आते हैं कि जो एक्सेप्शन जैसी ही आए एज इट इज़ उसको लॉक तो हो जाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसको रिमूव कर लेते हैं, अभी इनको हम करते हैं डायनामिक। अब हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं पैटर्न मैचिंग का और फिर उसको थोड़ी देर में समझते हैं कि वो है क्या। तो पहले कोड कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन मेरी वेरिएबल है, जितनी एक्सेप्शन है सब इसमें आती हैं, तो इसी से हम पैटर्न मैचिंग को स्टार्ट करेंगे। पैटर्न मैचिंग के लिए मैं लिखता हूँ इफ़ ये वेरिएबल और बॉडी ओपन कर लेता हूँ। पैटर्न मैचिंग का कीवर्ड है इफ़ में हमारे पास इज़, अगर इसकी टाइप क्या है नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसको कॉपी कर लें और इस टाइप का भी वेरिएबल बना लेते हैं नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यानी इसमें जो भी डेटा आ गया और अगर वो इस जो भी एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको ये एक्सेप्शन हर तरह की एक्सेप्शन हैंडल कर सकती है, इसमें तरह तरह की एक्सेप्शन आ सकती हैं क्योंकि हर एक्सेप्शन की पेरेंट है ये, तो ये चाइल्ड इंस्टेंस होल्ड कर सकती है। तो मैं इस पेरेंट इंस्टेंस से चेक कर रहा हूँ कि इसमें जो चाइल्ड इंस्टेंस है वो किस टाइप का है। तो अभी पहली टाइप के लिए पैटर्न मैच लिखा है मैंने नॉट फाउंड। अगर इसमें पेरेंट एक्सेप्शन वेरिएबल में अगर चाइल्ड इंस्टेंस इसका आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ जो कुछ डेटा आएगा वो अब टाइप मैच होने पर ट्रू भी होगा और इस वेरिएबल में असाइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक्सेप्शन मैसेज हो जाए मेरा, क्योंकि ये वो मैसेज होगा जो मुझे मेरे यूज़र को शो कराना है, एंड यूज़र को, कि वो गलती क्या कर रहा है। आपकी जो भी लॉजिक हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा मैसेज, और मुझे स्टेटस कोड भी उसी के अकॉर्डिंग शो करना है। ये एल्स मेरे पास ये केस हो गया, राइट। तो मेरा इफ़ और एल्स दोनों रेडी हो गए। अब क्या करूँगा, अब मैसेज मेरा ये नहीं है, अब मैसेज सब डायनामिक हो रहे हैं वेरिएबल्स का यूज़ करने के बाद। कॉपी कर लें और यहाँ मैसेज पे ये वेरिएबल दे दें, स्टेटस कोड हटा लें और यहाँ उस पर ये स्टेटस कोड दे दें, राइट। अब राइट एसिंग से सिर्फ ये पहुँचेगा, तो मुझे वो मैसेज और स्टेटस कोड ये भी बताना है अपने रिस्पॉन्स को। देखिए मैसेज तो इसके थ्रू पहुँच रहा है, वो ठीक है, मुझे मेरे रिस्पॉन्स को बताना है स्टेटस कोड क्या है और ये कि उसका कंटेंट टाइप क्या है। तो वो जेसन है, उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशन जेसन एक ये फॉर्मेट है, लेकिन मैं वो दूसरा प्रेफर करता हूँ तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। देखिए कंटेंट टाइप में मैंने कंटेंट टाइप दे दिया कि वो तो मुझे जेसन में ही चाहिए, लेकिन स्टेटस कोड में मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरे केस के अकॉर्डिंग, यानी जो भी मेरा इफ एल्स चला उसमें जो भी केसेस में वेरिएबल में जो भी स्टेटस कोड डाला है उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा स्टेटस कोड मिलेगा। याद रखिए ये है वो स्टेटस कोड जो पोस्टमैन पे हमें यहाँ शो हो रहा है। ये जो ये शो हो रहा है ना 500, ये तो इसलिए शो हो रहा है कि हमने इसके ऑब्जेक्ट पे गिराया है ये, लेकिन जो एक्चुअल आया ना
वो आया है इस कोड की मदद से। तो 1 सेकेंड रन कर लीजिए प्रोजेक्ट और टेस्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट रन हो गया। एक और बार API टेस्ट कर लें तो सेंड कर लीजिए रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी की बेस पे। कंटिन्यू कंटिन्यू। ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्वियसली देखिए स्कूल नहीं होगा क्योंकि मैंने इनवैलिड आईडी पास करी है, यानी जिसके लास्ट में है 3। कंटिन्यू कर लें। एक्सेप्शन थ्रू हो गई। अब देखिए अब हमारे केसेस चलेंगे। इस एक्सेप्शन में ना मेरे पास टाइप आई हुई है, यानी शो तो नहीं हो रही लेकिन उसमें आई भी है, पैटर्न मैच काम चल जाएगा कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन है। तो मैंने दरअसल थ्रो कराई है नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो मेरा इफ़ सक्सेस हो जाएगा। वेरिएबल्स बनाए, लॉग हो जाएंगे एरर्स। अब देखिए अभी ये नल है और इस वेरिएबल पर डेटा है, लेकिन अगर ये इफ़ ट्रू होता है ना, यानी ट्रू होने का मतलब ये होगा कि ये टाइप भी मैच हो गई और इस वेरिएबल में भी डेटा आ जाएगा इस वेरिएबल से ऑटोमेटिकली सब। मैं करूँगा और देखिए मेरे पास इस वेरिएबल में पूरी एक्सेप्शन आ गई। स्टेटस कोड सेट हो गया, मैसेज सेट हो गया, और यही अब एज इट इज़ मैं रिटर्न कराने वाला हूँ। रिस्पॉन्स जनरेट करूँगा, कंटेंट टाइप बता दी स्टेटस कोड और कंटिन्यू। देखिए स्टेटस कोड चेंज हो गया 404 और मेरा मैसेज भी चेंज हो गया, अब ये भी डायनामिक हो गया। यानी ये क्यों मैंने यहाँ शो कराया, बेसिकली ये वो मैसेज है जो मुझे मेरे क्लाइंट को शो कराना है, और हो सकता है फ्रंट एंड डेवलपर्स जो भी मोबाइल के या वेब के जो भी हों उनके हो सकता है रिक्वायरमेंट हो कि उन्होंने ये क्लाइंट को मैसेज शो कराना हो, तो वो एज इट इज़ शो करा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, मैं तो जैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो देखिए इस लाइन पे ना हमने क्या यूज़ किया, हमने सी शार्प का एक फीचर यूज़ किया जिसे कहते हैं पैटर्न मैचिंग। ये पैटर्न मैचिंग हमने इफ़ स्टेटमेंट से करी है, आप इसको स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ये दोनों से वैलिड है, ये दोनों पे अवेलेबल है पैटर्न मैचिंग, यानी इफ़ पे भी अवेलेबल है, स्विच पे भी अवेलेबल है। दोनों से अचीव किया जा सकता है पैटर्न मैचिंग। इफ़ स्विच आपकी जो चॉइस आप उससे कर सकते हैं, आप स्विच से करना चाहें स्विच से कर लें, नो प्रॉब्लम। तो सी शार्प में ना पैटर्न मैचिंग एक बहुत पावरफुल फीचर है जिससे आप किसी एक्सप्रेशन जैसे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक या टाइप की बेस पर चेक कर सकते हैं, और अगर वो मैच करता है तो उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। इसका मकसद है आपके कोड को साफ, क्लीनर और कंसाइज और ज़्यादा पढ़ने के काबिल बनाना। थोड़ा सा पैटर्न मैचिंग का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। वैसे तो ये सी शार्प का फीचर है लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अपनी API में है स्कूल कंट्रोलर में, और इसका यूज़ कर लेते हैं। ऊपर हम स्टॉप कर लें प्रोजेक्ट, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल लेना है। देखें जितनी भी टाइप्स है ना, ऑब्जेक्ट, क्लास, स्ट्रक्ट, रिकॉर्ड, वट एवर, जो भी डेलीगेट, वट एवर जो भी आपको लगता है किसी चार्ट में एक टाइप है, उन सारी टाइप की पेरेंट टाइप होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। यानी इस ऑब्जेक्ट टाइप में ना आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो मैं इसको OBJ नाम देता हूँ। मैं चाहूँ इसमें टू स्टोर करा लूँ, मैं चाहूँ इसमें ट्रू स्टोर करा लूँ, मैं चाहूँ इस पर स्ट्रिंग, कोई करेक्टर, वट एवर जो आपको टाइप समझ में आती है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आप वो बना सकते हैं, वट एवर हर चीज़ बन सकती है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज मैं बना देता हूँ 2। नाउ 2 जो है ना वो सी शार्प में एक इंटीजर कंसिडर किया जाता है, और जाहिर है इंटीजर की भी पेरेंट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप है, इसीलिए वो यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ पैटर्न मैच। क्या, इफ़ OBJ, ये ऑब्जेक्ट लिखूँगा और आगे पैटर्न मैच के लिए मुझे कीवर्ड लिखना है इज़। क्या ये ऑब्जेक्ट में जो डेटा आया है क्या उसकी टाइप इंटीजर है, लेट से इंटीजर। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ स्टोर करा लिया, और अगर OBJ में डेटा मेरे पास इंटीजर टाइप का आया तो मेरा ये चलेगा। बट लेट से नेक्स्ट लाइन में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस पर स्ट्रिंग कर लेता हूँ स्टोर, जाहिर है स्ट्रिंग का भी पेरेंट ऑब्जेक्ट है तो ये एक्सेप्टेबल हो गया। मैं यहाँ एक दूसरा एल्स बना लेता हूँ और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। रन कर लीजिए और API दोबारा सेंड कर लीजिए। API सेंड कर लीजिए। नाउ मेरी API हिट हुई। देखिए अब मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, इनिशियल लेवल में मैंने एक इंटीजर डेटा स्टोर कराया, लेकिन बिल्कुल अगली ही लाइन पे इसके मैं जिसका डेटा रिप्लेस करके इंटीजर से स्ट्रिंग टाइप का गिरा रहा हूँ। तो अब देखिए मेरे पास जो इफ़ चलेगा ना वो एल्स इफ चलेगा। क्यों? क्योंकि जो OBJ है ना उसकी टाइप स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। आप देख सकते हैं OBJ में इस वक्त टेस्ट आया और टेस्ट इंटीजर नहीं होता, वो स्ट्रिंग होता है। तो मेरा फेल होगा और मेरा ये केस देखें मैं इफ़ के अंदर आ गया, आप देख रहे हैं राइट। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँ लेट सपोज A, और उस पर कुछ भी वैल्यू स्टोर करा लूँ लेट से YS वट एवर, अब जब मैं इस A पर डॉट करूँगा ना तो मुझे देखिए ये स्ट्रिंग के फंक्शंस अवेलेबल होने शुरू हो गए। ये सारे मेरे स्ट्रिंग डॉट यानी स्ट्रिंग टाइप पे जो भी फंक्शंस हो सकते हैं ना ये वो सब हैं। ठीक है, अब मैंने इस OBJ पे भी ये स्ट्रिंग स्टोर कराया है, तो अगर मैं इस OBJ को डॉट कर लूँ तो इट मीन्स इस पर भी अवेलेबल हो जाने चाहिए। OBJ मैं डॉट करूँगा ना तो देखिए बस ये सिर्फ गिनती के 4 मेथड अवेलेबल हो रहे हैं।
टू स्ट्रिंग गेट टाइप हैश कोड इक्वल्स, बस, और यही दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी ए पे जब मैं डॉट कर रहा हूँ तो मेरे पास तो एक पूरी लिस्ट आ रही है मेथड्स की, ओबीजे पे नहीं आ रहा, और हालांकि दोनों पे टेस्ट आ गया। तो इट मीन्स देखें ओबीजे ना वो स्टोर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी टाइप उसके बावजूद भी ना ऑब्जेक्ट ही होगी। देखिए मैंने हालांकि स्टोर इस पर फर्स्ट टाइम स्टोर किया इंटीजर, तब भी उसका टाइप ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्टोर किया तब भी उसका टाइप ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स क्या हो रहा है अब आप समझिएगा, अगर मुझे लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट पे अगर ये स्ट्रिंग का केस पास हो जाता है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग के मेथड एक्सेस करने होंगे, तो वो कैसे करूँगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की टाइप तो सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ये तो नहीं करने देगा। तो उसका तरीका हमें पैटर्न मैचिंग में बताया कि ये जो आप देखें केस जब पास हुआ ना तो मैं अंदर आ गया था, लेकिन अब मुझे वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग का, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू वी के नाम से, न्यू वेरिएबल, राइट। अब मैं जब न्यू वी करूँगा ना और इस पर डॉट करूँगा, मुझे सारे स्ट्रिंग के मेथड मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी क्या होगा, अगर मेरा ये केस पास होगा तो ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा आया वो इस न्यू वेरिएबल पे भी आ जाएगा, और इस वेरिएबल की मदद से मुझे वो स्ट्रिंग के जितने भी मेथड हो सकते हैं स्ट्रिंग टाइप के वो मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पैटर्न मैचिंग एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। और ये क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो भी पेरेंट है ना वो अपने चाइल्ड को स्टोर कर सकता है, तो और फिर हम उसकी अलग टाइप बना सकते हैं, यानी पेरेंट में जो आए वो चाइल्ड के वेरिएबल में आ जाएगा और फिर उससे हम चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली यही अप्रोच मैंने मेरे इस कस्टम एक्सेप्शन जो हमारा हैंडलर है वहाँ भी यही बनाई है। क्या मेरी ये पेरेंट एक्सेप्शन है, इसमें एबिलिटी है कि ये हर चाइल्ड को स्टोर कर सकता है, तो मैंने उस चाइल्ड को स्टोर कराया, ये केस पास हुआ और उसका एक अलग वेरिएबल बना दिया, और उससे जो भी अगर कोई फर्दर कोई चीज़ें या कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई मेथड इस टाइप में हो सकते थे अगर मैं बनाता तो वो मुझे इस वेरिएबल से मिल जाते, इससे नहीं मिलते। अगर मैं मेरी इस क्लास में कुछ बनाता तो वो मुझे इस वेरिएबल से मिलते हैं, इससे नहीं मिलते, ठीक है ना। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। तो इस कोड को रिमूव कर देते हैं, ये तो जैसे आपको गाइडिया देना था। तो पैटर्न मैचिंग जो है ना सी शार्प का एक मॉडर्न वर्जन है जो सी शार्प 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और काफ़ी इफेक्टिव है ये कोड को करने का, इससे बहुत सारी चीज़ आसान हो गई। अच्छा अब एक और चीज़ है, ज़रा यूनिट ऑफ वर्क में आए, एक और छोटा सा कोड वहाँ पर इंप्लीमेंट करके उस यूनिट ऑफ वर्क को ठीक कर लेते हैं, उसका डिस्पोज मेथड, ये सारे कोलैप्स कर लें, और यूनिट ऑफ वर्क हमारा सर्विस, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क हमारा रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, और लास्ट जो इसका डिस्पोज है ना इसमें आते हैं कंट्रोल एमओ प्रेस करें, बाकी सब चीज़ें बंद कर लेते हैं। और इसको देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना मैनुअली खुद सारी चीज़ें डिस्पोज करा रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करता ना तो जब प्रोग्राम चल के बंद हो रहा होता है ना तब ऑटोमेटिकली सी शार्प भी डिस्पोज करती है। तो डिपेंड होता है कि आपका काम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको खुद से मेमोरी चाहिए, स्पीड फास्टर चाहिए, तो आप खुद से भी करा सकते हैं। अब जब भी खुद से करा रहा हूँ ना तो मुझे सी शार्प को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ना खुद से चीज़ें डिस्पोज कर रहा हूँ, अब प्रोग्राम बंद होते वक्त आपको डिस्पोज नहीं करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, छोटा सा कोड लिखूँगा यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का जी सी डॉट सप्रेस फाइनलाइज और दिस, यानी प्रोग्राम के एंड पे, यानी हुआ क्या, जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन खत्म हो रहा होता है तो वो इसको कॉल करेगा डिस्पोज को और वो कॉल हो जाएगा, लेकिन जब प्रोग्राम बंद हो रहा होता है ना तब सी शार्प भी कॉल करेगा और वो इसको डिस्पोज करने करेगा। तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि भाई मैंने डिस्पोज कर दिया मेरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन ने, आपको दोबारा डिस्पोज नहीं करना। जब हम खुद ये देखें डिस्पोज मेथड कॉल करते हैं तो हम खुद ही सारे रिसोर्सेज जैसे फाइल, डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब चीज़ों को क्लीन कर देते हैं। नॉर्मली होता ही है कि एक फाइनलाइजर या जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, जिसे हम डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं, बाय द वे सी शार्प में भी डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना वाइडली नहीं है वो, तो वो भी यही काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं नहीं लिखता तो सी शार्प को डिस्ट्रक्टर को चलता और वो फिर इनको सारी चीज़ों को डिस्पोज करता, लेकिन मैंने खुद मेरे इसके डिस्पोज में कॉल करा दिया। तो ये जो जी सी सप्रेस फाइनलाइज में दिस करा है, ये गार्बेज कलेक्शन को बताता है कि मैंने खुद साफ़ सफाई कर दी है, अब तुम्हें साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम इस ऑब्जेक्ट को बिना फाइनलाइजर चलाए, बिना डिस्ट्रक्टर चलाए मेमोरी से हटा सकते हो बस। इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है, यानी एक सिमिलर काम 2 बार परफॉर्म हो रहे थे, एक मैं खुद कर रहा था इसकी मदद से और लास्ट में खुद ही एप्लीकेशन खुद ही कर रही थी। तो ये कोड उस चीज़ को रोक रहा है कि भाई जब एक बार हो गया ना तो दोबारा क्या ही करोगे, आप कुछ है ही नहीं करने के लिए। हमने हमारे पोस्टमैन से देखें, ओके दोबारा रन कर लें और दोबारा टेस्ट कर लें, और मैंने आपको बताया कि ये मेथड मैं कभी कॉल नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है एंड पे। यानी अगर मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगाऊँ तो आप नोट करेंगे कि यूनिट ऑफ वर्क का मेथड कॉल किस पोजीशन पे होता है। रन कर लें, सेंड कर लीजिए एपीआई इनवैलिड रिक्वेस्ट, दोबारा कंटिन्यू कर लें। ऑब्वियसली इनवैलिड है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नल है। कस्टम एक्सेप्शन थ्रू कर लेते हैं। मेरा हैंडलर जो है एक्सेप्शन, वो पैटर्न मैचिंग यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, उसके अगेंस्ट मेरा केस रन होगा, केस के अगेंस्ट मेरा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और देखिए रिस्पॉन्स सब चीज़ें चलने के बाद लास्ट में मेरा डिस्पोज ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। पर ये कॉल मैंने नहीं किया, देखिए रेफरेंस इसका बिल्कुल जीरो है, ये कॉल किया हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन ने, ऑटोमेटिकली वो कॉल करता है डिस्पोज। तो देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली एक्सपेक्टेड वे में सब सही चल रही है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।